एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी न्यू एडिशन जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो कि चैप्टर नंबर 12 है और जिसको हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जहाँ तक इसकी वेटेज की बात है नीट में, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना बहुत इजी है। मतलब आप बहुत कम मेहनत में आप आसानी से 1 से 2 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक इस चैप्टर को डील करने की बात है, तो हम लोग इस पूरे चैप्टर को 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, मतलब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, मतलब वो किस तरह से काम करता है, प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आज की जो हमारी लेक्चर है इसमें हम लोग कम्प्लीटली डील करने वाले हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसा कि चैनल का नाम ही है एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग एनसीईआरटी को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या कह रहा है और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बच्चों, जो एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। नेचर का जो फंक्शनल यूनिट है वो इकोसिस्टम को माना जाता है, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, साथ ही साथ वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मतलब ये हुआ बच्चों कि इकोसिस्टम जो होता है वो नेचर का फंक्शनल यूनिट माना जाता है, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। मान लो तुम अपने घर वालों के साथ करो, अपने परिवार वालों के साथ, दूर के रिश्तेदार या फिर अपने कंट्री वालों के साथ करो, साथ ही साथ तुम्हारे एनवायरनमेंट में जो भी फिजिकल चीज़ें प्रेजेंट है उन सब के साथ, जैसे कि एनवायरनमेंट में तुम्हारे वाटर प्रेजेंट है, एयर है, हर चीज़ के साथ तुम इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज। इकोसिस्टम का जो साइज़ है वो उसका ग्रेटली वेरी करता है। वो एक स्मॉल पॉन्ड में भी हो सकता है और जो इकोसिस्टम है वो लार्ज फॉरेस्ट या सी में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेनी इकोलॉजिस्ट, बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं, रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। यानी कि बहुत सारे ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं जिसने पूरे बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम के नाम से मतलब वो लोग कंसीडर किए हैं एज कंपोजिट ऑफ लोकल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ठीक है, ecosystem since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide into 2 basic category। चूँकि ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत ही बड़े लेवल की बात है, बहुत बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तुम ये सोचो कि क्या तुम अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों को, हर एक चीज़ को क्या एक बार में समझ सकते हो कि तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा रिश्ता है, उसके एनवायरमेंटल फिज़िकल जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उन सब के साथ कैसा रिश्ता है, वो हर एक चीज़ को तुम एक बार में नहीं समझ सकते। इसलिए इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, 2 तरह की अभी हमारी बात ये समझ में आई कि हमको 2 तरह का इकोसिस्टम पढ़ना है, एक है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वाटिक। अब सवाल ये उठता है कि टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक में किस किस को हम लोग मानेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारे एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। इसके अलावा पॉन्ड, लैक, वेटलैंड, रिवर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये आपसे मैं पूछूं कि देखो कैसे क्वेश्चन इस पैरे से किस तरह से क्वेश्चन इरोज होगा, देखो हम बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। तुम्हारा ऑप्शन में रहेगा पॉन्ड, लैक और रिवर, फॉरेस्ट। ऑफ कोर्स इसका आंसर तुम्हें पता है क्या होना चाहिए, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझा है तो तुम इसका आंसर कर सकते हो। नाउ द सेकंड वन इज क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम मे ऑल्सो बी कंसिडर मैनमेड इकोसिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें 2 एग्जाम्पल है, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। ठीक है,
इसके अलावा चलो अब हम आगे बात करते हैं। सेकेंड पैरा में क्या बोल रहा है, वी विल फर्स्ट लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। देखो बच्चों, आई नो इस चैनल की NCERT ईजी एक्सप्लेनेशन जो लाइन बाय लाइन जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी लंबी भी हो रही हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसमें जल्दी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि वो बच्चे जिनको NCERT पढ़ने आता है लेकिन समझने नहीं आता, इंग्लिश से हिंदी में करने नहीं आता, या फिर किसी को इंग्लिश से हिंदी तो करने आता है लेकिन उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में नहीं आता है, तो ये जो मेरा मोटो सिर्फ इतना है इस वीडियो को बनाने का, या फिर बुक से जो लाइन बाय लाइन समझाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। और दिल से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो भी बच्चे जो नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फिर जो 12th या फिर 11th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही कम से कम मेरी इतनी कोशिश है कि कम से कम वो लोग बायोलॉजी को तो अच्छे से समझ जाएँ। कम से कम बायोलॉजी की जो NCERT है, जो बुक हैं जिसमें 32 चैप्टर्स हैं, कम से कम इतने चैप्टर्स तो वो खुद से कोरिलेट कर पाएँ, खुद से वो समझ पाएँ, और कम से कम इंग्लिश से हिंदी जो करने का मतलब सही तरीका है उसको वो लोग समझ पाएँ। हाँ ठीक है, मेरी थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो रही हैं, लेकिन आई होप आप लोग समझोगे कि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हर एक चीज़ को समझाने में, अच्छी चीज़ें पाने में टाइम लगता ही है। सो वी विल फर्स्ट लुक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। सिंपल वर्ड में भी याद रखो कि प्रोडक्टिविटी मतलब कि इनपुट। अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ जाहिर सी बात है, इकोसिस्टम, मान लो ये इकोसिस्टम है तो एनर्जी इधर से आना चाहिए। ठीक है, जो आने का जो तरीका है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहेंगे। जो बीच में ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी होगा इसको हम लोग फूड चेन कहेंगे, और जो आउटपुट होगा, ठीक है, उसको हम लोग डिग्रेडेशन बोलेंगे। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनपुट होगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर जिसको हम लोग फूड चेन या फिर फूड वेव और न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से जानेंगे, और जो आउटपुट होता है उसको हम लोग डिग्रेडेशन या फिर एनर्जी लॉस के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप। हम लोग सब इसके अलावा हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप साइकिल, चेन, वेव के बीच में। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th कर चुके हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को चेन और वेव के बीच में फ़र्क समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वही चीज़ देखो, चेन और वेव के बीच में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। डैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशन, यानी कि उनके इंटर रिलेशनशिप किस तरह के हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे।